मालामाल वीकली के बाजे बहादुर उर्फ बाजे हों या हंगामा में हंसाने वाले राजा, खट्टा मीठा के रंगीला हों या भूल भुलैया के छोटे पंडित उर्फ लाल हनुमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर से आने वाले राजपाल यादव की, जिन्होंने 2 साल लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी में थिएटर का कोर्स किया, जिसके बाद दिल्ली का दामन थाम वो मुंबई की ओर रवाना हो गए। आज हम टेक्निकल दिक्कतों के कारण उनका वीडियो इंटरव्यू तो आप साथ साझा नहीं कर सकते, लेकिन ऑडियो इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही हैं वो सबको बहुत बहुत प्रेरणा देंगी कि कैसे एक साधारण से परिवार के लड़के ने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद कैसे खुद को मेन स्ट्रीम कॉमिक में स्थापित करने में वो कामयाब हुए हैं। राजपाल यादव ने इस अपने पूरे इंटरव्यू में चीन से लेकर सुशांत की मौत तक सब पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी। सुशांत की मौत पर उन्होंने बोला कि इससे बड़े सदमे की बात मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती। जब उनसे मैंने ये पूछा कि कौन सी चीज़ें आप दोबारा जीना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बचपन, क्योंकि बचपन से अच्छा बचपन है। लखनऊ और यूपी उनके दिल के इतना करीब हैं कि वो कहते हैं कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसने उनको शाम को शाम बोलना सिखाया है। उन्होंने अपने उतार चढ़ाव को, अपने जेल जाने के अनुभव के बारे में, एनएसडी के दिनों से लेकर एडल्ट कॉमेडी पर, नेटफ्लिक्स पर, ओटीटी पर, इन सब पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। राजपाल यादव की अनसुनी कहानी उनकी जुबानी इस वीडियो इंटरव्यू में आपको सुनने को मिलेगी। मुझे विश्वास है कि चाय चकल्लस के इस नए वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ सर, मेरा पहला क्वेश्चन, पहले तो आप कहाँ पे हैं? मैं अभी जरा अपने गांव आया हूँ जी। जरा 2 दिन पहले ही आया हूँ। एनएसडी के दिनों के बारे में आप क्या कहेंगे? एनएसडी के दिनों के बारे में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा मंच, और एक अभिनेता के लिए या कोई भी क्रिएटिव पर्सन है उसके लिए एनएसडी का प्लेटफॉर्म बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने सृजनशीलता को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास की जड़मत हो तो सुजान। तो एनएसडी जो है अभ्यास का केंद्र है, और वहाँ पे अभ्यास करके, क्योंकि मेरा एक चीज मानना है कि कोई इंस्टीट्यूट दुनिया में ना किसी को एक्टर बनाता है, ना कोई फैक्ट्री किसी को उद्योगपति बनाती है, ना कोई स्पोर्ट्स को कोई एकेडमी स्पोर्ट्समैन नहीं बनाती है। वो स्पिरिट तो आपके अंदर ही होती है, और लेकिन दीवारों के बीच आपको प्लेटफॉर्म मिलता है तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और उसमें फिर आप सिद्धांतिक थे जो है वो तो सब पढ़ते ही हैं, सबके अलग अलग सबके सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस करके मंच एक अभिनेता के लिए, चाहे स्पोर्ट्समैन हो तो उसके लिए क्रीज बहुत जरूरी है, मैदान बहुत जरूरी है। वैसे ही किसी अभिनेता को अगर अपने अंदर की क्रिएटिविटी पे ऑब्जर्वेशन करना है, इमिटेशन करना है, इमेजिनेशन करना है, तो आई थिंक एक पहलवान को भी, उदाहरण के लिए अगर पहलवानी करनी है तो उसको अखाड़े में जाना पड़ता है, और उसको अखाड़े में जाके जो है अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वैसे ही एनएसडी जो है वो क्रिएटिविटी का अखाड़ा है, और वहाँ पे आप जो है अपने आप को तराश सकते हैं, अपने आप को माच सकते हैं। ठीक सर, कॉमेडी के तौर तरीके, आप नेशनल स्कॉलर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप नेशनल स्कॉलर होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप प्रोफेशनल बनते हैं एनएसडी करने के बाद में जी, तो 100% आपकी जिम्मेदारी बाकी अभिनेताओं से, बाकी क्रिएटिव पीपल से ज्यादा हो जाती है। जी 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 सर, और कॉमेडी जो है उसके तौर तरीके बदल रहे हैं।
अब एडल्ट कॉमेडी ने अपना मतलब वो ले लिया है। और वेब सीरीज़ के दौर में आजकल बहुत बातें चल रही हैं कि भाई जहाँ OTT पर सवाल हो रहे हैं, वेब सीरीज़ पर सवाल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ भी परोसे दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी हाल ही में आई वेब सीरीज़ 2-3 के बारे में आपने भी सुना ही होगा, तो उन पर आपका क्या कहना है कि जो मानक हैं कॉमेडी के तय होने चाहिए? जो एडल्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आप? जी जी। मैं इसको कोई भी क्रिएटिविटी नहीं मानता हूँ। ये लोगों की बीमारी का एक दिखाने का, क्योंकि क्या होता है, चाहे भारत हो चाहे पूरी दुनिया हो, जहाँ एक मनोरंजन एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी माता पिता सब एक साथ बैठ के किचन में किसी चीज का एंजॉय कर सके, तो इसको तो बोलते हैं स्वस्थ मनोरंजन। और ये मुझे मालूम है। मुझे इसके अलावा जो ये OTT प्लेटफॉर्म पे, OTT बहुत अच्छी चीज है, आप वेब सीरीज बना सकते हैं, लेकिन अपने भारत में ही इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो शायद उनको बनाया जाए तो इंडिया में हर परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है, इससे ऑडियंस हमारी जो देख तो लेते हैं, क्योंकि ये मानव की मानसिकता है कि कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें आप आम जगह वो बात नहीं कर सकते हो, अगर कोई टीवी के माध्यम से या वो प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक ऐसी लैंग्वेज जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं करते, पर्टिकुलर किसी प्लेस पे यूज करते हैं, और वो जानते सब होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बातें सब जानते हैं, लेकिन उनको कुछ चीजें जिंदगी में जीने वाली होती हैं जिनको व्यक्तिगत जीवन बोलते हैं, कुछ पब्लिक की लाइफ होती है। तो पब्लिक की लाइफ में हमें एक अनुशासन तो रखना पड़ता है कि हम क्या चीज बोलें जिससे किसी को जो है ऐसा फील ना हो, जिसमें बोलते हैं ना कि मैं ऐसे ना सिनेमा को मानता हूँ ना ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को, मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा ही नहीं होना चाहता जिसमें मेरी बेटी मेरे साथ वो सिनेमा ना देख सके या वो कोई सीन ना देख सके। क्योंकि मनोरंजन जो होता है वो मनोरंजन सबका होता है, मनोरंजन किसी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं होता है। माँ की बहन की गालियां दे के, तो ये तो जब फिर ये ऐसे अगर मनोरंजन बनाने हैं तो फिर जानवरों को जंगल में चराइए और वहां कोई नहीं होता दुनिया में, फिर वहां पे आप इस तरीके सब करते रहिए। और तो हमें नहीं लगता है कि इस लैंग्वेज में, और फिर जंगली लैंग्वेज किसको कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसका हिस्सा जीवन भर नहीं होना चाहता। ठीक सर, तो वेब सीरीज को कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपको कि कैची चलनी चाहिए वेब सीरीज पर भी? वेब सीरीज को मानता हूँ, लेकिन वेब सीरीज की नीति को नहीं मानता हूँ, नियति को नहीं मानता हूँ। उसके पीछे बनाने के पीछे ऐसा कारण लगता है कि ये लैंग्वेज बोलोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो 3% लोग नहीं होते हैं हिंदुस्तान में जिनको वो अच्छा लगता है। बाकी 90% दादी होती है, नानी होती है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, बेटा बेटी होते हैं। हम अपने बच्चों को जो मोबाइल में जो वेब सीरीज दिखाने की, बेटा ये मत देखना ये देखना, वो उम्र के हिसाब से सब बच्चे सीख जाते हैं और सब अपने अपने तरीके से उनको क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर आदमी को डिसाइड करने दो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज में ऐसे मनोरंजन को बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं करना चाहता जिसमें गंदगी छिपी हो। और गंदगी का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि उसको परिभाषा में बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि ऐसी लैंग्वेज जो हम घर में ना बोल सकें, एक दूसरे को ना बोल सकें, उस लैंग्वेज का ना सिनेमा में मतलब है, ना किसी वेब सीरीज में मतलब है, ना किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म में मतलब है। ठीक सर, रियल लाइफ में हंसाने वाले राजपाल यादव की रियल लाइफ कैसी है, उसके बारे में सब जानना चाहेंगे। बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर, आपने जो क्वेश्चन पूछा और मस्करागिरी बड़ी हमने गंभीरता से की है और इसलिए एक गंभीरता से मशवरा रखता हूँ। लेकिन मनोरंजन का मतलब हमेशा सबका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के साथ में
हमारे हम जो शब्द पढ़े वो हमारे मस्तिष्क को गंदा ना करें, क्योंकि बहुत कुछ पूरी दुनिया में बहुत कुछ गंदा घूम रहा है और जिसको पचाना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मनोरंजन को बहुत मानता हूँ, और वो चाहे वेब सीरीज में आए, वो छोटे चुटकुलों के रूप में आए या स्टैंड अप के रूप में आए या किसी के रूप में आए, लेकिन वो ऐसा हो कि जिसमें आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, आपके तन को अच्छा लगे और आपका मूड फ्रेश हो जाए। सही बात। तो मुझे लगता है कि वो उस सिनेमा और उस एंटरटेनमेंट की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सर देखिए, आपको एक उदाहरण के तरफ श्रेया जी, एक उदाहरण अगर आपको दूं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी बना लीजिए ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती और एक ऐसे तरीके की फिल्में, लेकिन 100% हमारे देश में ये भारत की भूमि है ना, इसमें हम आपके हैं कौन की ही पूरा जीवन है। आप किसी को भी दिखा दीजिए लव सेक्स धोखा, किसी को दिखा दीजिए, लेकिन जब लड़का अगर लव सेक्स धोखा देख के आएगा तो अपने माँ बाप को भी नहीं बोलता है कि मैं लव सेक्स धोखा देख के आया। मेरी बहुत इच्छा है कि अगर बच्चों को सही लैंग्वेज सिखानी है, बच्चों को बायोलॉजिकल थिंग्स सिखानी है, हालांकि किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, हार्मोन अपने आप उम्र के हिसाब से अपने आप सब सीख जाते हैं, लेकिन अगर उनको शिक्षा देनी है तो फिर इसकी शिक्षा दीजिए, शिक्षा में अगर इसको पार्ट बनाइए। सर मेरा भी बहुत गंभीरता से देखता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा सर आपसे कि चीन विवाद इतना चल रहा है और कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो ऐसे में इन दोनों मुद्दों पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोरोना ऐसा संकट है जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही एक किसी के एजेंडे में नहीं था, ना किसी गवर्नमेंट के, ना किसी एक ऐसी आपदा आई है जो 1918 में एक बार एक ऐसी महामारी आई थी, उसके 100 साल बाद ये एक तरीके का एक ऐसा वायरस आया जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया, एक दूसरे से हाथ मिलाने से डरने लगे लोग। मैं चाहता हूँ कि इससे भारत बहुत विल पावर का तेज है, इससे निपटने के लिए पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्लीज सब अपने अपने अनुशासन में और इस कोरोना में की जंग में हर आदमी एक सिपाही है और सिपाही बन के इससे लड़े। और रही बात चाइना की, तो चाइना जहां देश खड़ा है वहां मैं देश के साथ खड़ा हूं, क्योंकि चाइना की चाइना का जो क्या बोलते हैं कि जो नजरिया है दूसरे लोगों को देखने का, दूसरे देशों को देखने का, मैं खुद चाइना हांगकांग से लेके हर जगह गया हूँ, चाइना का नजरिया भारत के प्रति कभी अच्छा नहीं रहा और ये गलत बात है। इसमें किसी भी तरीके की किसी भी समझौता किए बगैर चाइना से अपने सीमांकन का, चाहे एक दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 3 महीने लगे, अब वो समय आ गया है कि कोविड में जिस तरीके से जहां से चाइना से कोविड निकला पूरा विश्व परेशान है, और चाइना जो है इस तरीके की ओछी हरकतें करके 20-20 जवानों को हमारे अगर मार दे, तो अब समय आ गया है कि चाइना के साथ में सीमांकन हो ही जाना चाहिए, चाहे 3 महीने लगे, लेकिन अब 1 फीट का विवाद जब तक है तब तक चाइना के साथ में संवाद बैठ के होना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकाल के तुम अपनी बाउंड्री संभालो, हम अपनी बाउंड्री संभालें। लेकिन ये रोज का जो चाइना का, हम जब से जन्म हुआ है तब से ही चाइना ये सब कुछ कर रहा है, तो इसका मैं बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ और चाइना की नीति और नियत का सख्त विरोधी हूँ। और वहाँ जो देश की सरकार आप सब लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ अभिनेता नहीं, इंसान के रूप में, नागरिक रूप में हम अपने भारत के साथ खड़े। जी सर, अभी बॉलीवुड के लिए 2020 बहुत ख़राब गया है। पहले इरफान खान जिसमें आप गए, शरीक हुए उनके अंतिम क्षणों में, उसके बाद सुशांत की असमय मौत, फिर दद्दा जी, तो इन घटनाओं ने आपको कितना अंदर से झिझोरा है? और सुशांत की मौत पे तो सवालात अभी तक सवाल किए जा रहे हैं उनकी मौत को लेकर, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। देखिए, सुशांत की मौत को लेके अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ और हमें, अगर मैं आज भी पछता रहा हूँ कि मुझे ऐसा
मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 6-7 फिल्में सुशांत के पास हैं और सुशांत इज डूइंग वेरी फाइन जॉब। आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी सुशांत के लिए हम खुद बहुत सब लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सुशांत के अंदर क्या चल रहा है। अगर सुशांत के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी पता होता तो मुझे चाहे 8 दिन रोज सुशांत के पास जाना पड़ता। मैं सुशांत के साथ में, वो छोटे भाई की तरह थे, हम उनको जरूर बैठे। हमें आज तक इस बात का सदमा बैठा हुआ कि मुझे ये पता क्यों नहीं चल पाया कि सुशांत के अंदर, मुस्कुराते हुए लड़के के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा सुशांत के साथ, क्योंकि हमारी वो उनकी सीरियल और सीरियल से वो फिल्मों में, हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म से फिल्मों में आए। तो जब मिलने वाला टाइम आया था, उससे पहले सुशांत को ऊपर वाले ने किस मानसिकता में डाल के बुला लिया, उसके लिए हृदय से मैं सुशांत के लिए अंदर से दुखी हूँ। दद्दा जी हमारे जो है, हम सारे अपने, चाहे हमें कक्षा 1 से लेके और BA तक और BNA लखनऊ और भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, जितने भी टीचर हैं उनके प्रति अगर सम्मान कैसे किया जाता है वो हमें दद्दा जी ने सिखाया। हमारी लगभग 100 डायरेक्टर्स के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला फिल्मों में, लेकिन रियल जिंदगी के निर्देशक के रूप में दद्दा जी हमें मिले। तो जितना चंद्रगुप्त चाणक्य जी को पाके खुश थे, उतना ही राजपाल इस कलयुग में दद्दा जी को पाके खुश थे, खुश है, जिंदगी भर खुश रहेंगे। और दद्दा जी ने जो 20 साल हमें शिक्षा दी है, जीवन को लेके, जीवन के दर्शन को लेके, संस्कारों को लेके, आचरण को लेके, व्यवहार को लेके, और वही राजपाल की एनर्जी है और वही राजपाल की ताकत है और वही राजपाल लेके जिंदगी भर चलेंगे। और दद्दा जी कहीं गए नहीं है, दद्दा जी हमारे साथ हैं, क्यों दद्दा जी जैसे महापुरुष नहीं पैदा होते हैं। कोई दद्दा जी ने, अब इस बात में हम 8 घंटे का शास्त्रार्थ कर सकते हैं कि दद्दा जी दूसरों से अलग कैसे थे। दद्दा जी की सरलता, दद्दा जी ने राष्ट्र कल्याण के निमित्त शिवलिंग निर्माण करवाए। एक महिला जो सर ढके हुए है वो भी उसका हिस्सा है। अपने देश में तीन देश रहते हैं, एक हिंदुस्तान रहता है, एक भारत रहता है और एक इंडिया रहता है। तो दद्दा जी का मंच एक ऐसा मंच था जिसमें हिंदुस्तान भी दिखता था प्रॉपर सेवा करते हुए, भारत भी प्रॉपर सेवा करते हुए दिखता था और इंडिया भी प्रॉपर सेवा करते हुए दिखता था। और तीनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई कहीं पे किसी प्लेस बैठ सकता था, कोई कहीं पे खा सकता था, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता। आई थिंक जो हमने कट्टरवादिता, अंधविश्वास को लेके जो किताबें पढ़ी या जो हमने किस्से पुराने हिस्टोरिकल सुने कि वो उसको वहां नहीं जाने देता था, वो उसको मंदिर में नहीं घुसने देता था, या वो वहां पे नहीं, वो उधर रहते थे। जो वर्णाश्रम में जिस तरीके की वर्ण व्यवस्था में एक दूसरे के ऊपर बाउंड्रीज लगाई गई और उसके बहुत आज तक बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन और उसकी वाद विवाद चलते रहते हैं, उन सबको तोड़ के दद्दा जी ने एक पंडाल के नीचे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को, पूरे इंडिया को इकट्ठा कर, एक नहीं 131 यज्ञ करवाए और हमेशा आचरण की बात की। कोई लोभ नहीं, एक रसीद नहीं, कभी कोई किसी से चंदा नहीं, कोई आदमी किसी की पूजा में पैसे नहीं मांग रहा है, क्योंकि श्रद्धा कभी खरीदी नहीं जा सकती है, हमें दद्दा ने सिखाया है। तो इसलिए आप बोलते हैं कि आप गंभीर रहते हैं कि वो रहते हैं, तो रियल लाइफ में सबसे बड़ा मस्खरा रहता हूं मैं और रियल लाइफ में सबसे बड़ा गंभीर मशविरा के रूप में रहता हूं। बहुत बड़ी बात सर। अब हम फटाफट रिस्पॉन्स आपसे खेलेंगे। उसमें पहली चीज़ कि क्या कड़वे अनुभव में आप जेल जाने की घटना को रखते हैं, जिंदगी के कड़वे अनुभव में? जिंदगी की सीख के लिए बोलते हैं कि हमने जीवन में गलतियां तो सुबह से लेकर शाम तक आज तक जितना बड़ा हुआ हूँ रोज करता आ रहा हूँ। जूते पहनने से लेके दिन भर की दिनचर्या में 20 बार तो वाइफ डांट देती, ये क्यों कर रहे हो। गलतियां बहुत करता हूँ, गलत कभी कुछ नहीं किया। तो गलतियां अगर एक आंख बंद करके किसी पेपर में 60-70 पन्ने में साइन किया तो आंख बंद करके साइन किया और 3 महीने जेल में जाके आंखें खुल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि गलती, वो हम गलती नहीं मानते, हमें ऐसा लगता है हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है वो। और हम कानून के, अगर हम गलती करेंगे
क्योंकि हमें पहले पेपर पढ़ने चाहिए थे, हमें साइन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अभिनेता लोग हैं, मकान भी किराए पे लें या फिर मकान खरीदें या गाड़ी खरीदें, हमने अगर खाता भी खुलवाए बैंक में, हमने आज तक जहां एजेंट बोल देता है यहाँ साइन कर दो, वहीं कर देते हैं, क्योंकि उनकी वो पन्नों की इंग्लिश राजपाल के बस की बात तो नहीं। राजपाल ने ना वकालत की है, ना LLB किया है, ना ही कोई CA का वो किया है। तो मैंने जब आज तक गाड़ी खरीदने के लिए उसके लोनिंग के पेपर नहीं पढ़े तो मैं इतने बड़े पेपर कैसे पढ़ सकता हूँ। मैं तो विश्वास पे साइन किए, और विश्वास के अंदर हमारे शहर के लोग थे, इन्होंने विश्वासघात किया, उसकी वजह से हमें इस गलती का खामियाजा उठाना पड़ा। और इसको मैं एक अच्छा अनुभव, अच्छी शिक्षा के रूप में लेता हूँ, और कहीं कोई ना गिलानी है ना कहीं कोई, क्योंकि अगर गलत किया होता तो 100% गिलानी होती। गलत नहीं किया तो गलती हुई साइन करने की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, और हमारे जीवन के लिए वो हम दोगुनी ऊर्जा के रूप में निकल के हमारे पास में एक आई एम वेरी गुड लर्नर, आई एम वेरी, और हमारे लिए एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। बस वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा पार्ट था, जिन लोगों ने हमें सिखवाया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सर, बेस्ट कॉमेडियन आपकी नज़रों में कौन है राजपाल यादव के बाद? चार्ली चैपलिन। ड्रीम आपकी कौन सी है कि अभी उसको आप पूरा करना चाहते हैं? कौन से ड्रीम आपका कौन सा आपका सपना है जो आप मुकम्मल करना चाहते हैं? सपने कभी शेयर नहीं किए जाते, और जो अभी तक घट गया वो हकीकत है, और जो नहीं घटा वो सपना है। बहुत बहुत उम्दा बात। सर, एक चीज जिसे आप जिंदगी में बदलना चाहेंगे कि हम पीछे जाएं और बदल दें, एक चीज। मैं फिर से बच्चा होना चाहता हूँ, एक बार बच्चा होने का मौका मिल जाए तो जिंदगी फिर, क्योंकि मैं बड़ा नहीं होना चाहता। अगर मुझे बच्चा होने का मौका मिले तो मैं आराम से मैं अभी भी पार्टी लेके, और वो हमें लगता है कि वो उस समय अगर उतनी तमीज होती तो मैं और भी बहुत अच्छे बेस का कुछ होता। तो मैं वो बचपना मिस करता हूँ, और बचपना से बड़ा होता है। बहुत सही। सर, नेपोटिज्म के बारे में क्या विचार है? भाई भतीजावाद जो चल रहा है। देखिए, अब इसको मैं एक चीज बताऊं, ये बड़ा 1-2 लाइन में बता पाना श्रेया जी बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा उद्योग है, कौन सा ऐसा खेल है, कौन सी दुनिया में ऐसी चीज है जिसमें अगर मैं जो करता हूं तो मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो उसी में जाना चाहेगा। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जो परफॉर्मेंस की फील्ड है, जिसमें आप अगर स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं तो आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हों, अगर आप क्रीज पे जाते हैं तो आपको बॉल नहीं खेलनी आएगी तो आप पवेलियन में बैठेंगे जाके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कितना भी एक भाई भतीजा बात चल जाए, लेकिन कला का कोई परिवार नहीं होता। कला जितनी बिखरती है उतनी ही निखरती है, और कला के लिए संसार जहाँ पे खत्म होता है, कला का उद्गम वहां से होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि देखिए, अब जैसे मेरे लिए अगर इंडस्ट्री में भाई भतीजा बात, इसको बात बोले अंश जोड़ के वंश बनता है, और जो हर वंश की रिस्पेक्ट करे वही कलाकार होता है, वही इंसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 500 परिवार हैं। पिछले 50 साल में हम बचपन में थे, लावारिस देखते थे, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में देखते थे, आपने भी देखी होंगी। आज वो परिवार कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं? तो और अगर शाहरुख खान आए, उनका टैलेंट था तो वो आके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। सुशांत के पास टैलेंट था, उनके ऊपर उन्होंने स्थापित किया। इरफान भाई के साथ टैलेंट था, उन्होंने अपना स्थापित किया। राजपाल आज मैं किसी ग्रुप में, मुझे नॉलेज नहीं है कि ग्रुपिज्म किसको कहते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में 100 जन्म भी ले लूं तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर फिल्म इंडस्ट्री में राजपाल यादव के पास में 200 फिल्मों का कलेक्शन है आज, तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से उसमें पर्टिकुलर कोई एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमियों की वजह से थोड़ी है फिल्म इंडस्ट्री, 10 आदमियों की वजह से थोड़ी है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री पूरे देश के एक एक बच्चे की है, एक एक बूढ़े की है। जिसके अंदर कला बसती है वो वहां पे रच सका है, बच सका है। हाँ, एक चीज है कि कहीं भी अगर आप
कोई भी काम करने जाइए, अगर हमारी किराने की दुकान है तो हमारा बच्चा पहले किराने की दुकान, पापा पापा क्या कर रहे हैं, तो वो किराना ही, अगर वो किराना मास्टर बन जाएगा तो किराना चला पाएगा, अगर किराने में ध्यान नहीं देगा तो नहीं चला पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके 5-5 पुश्तें हो गई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनके बच्चों को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं जिनका कोई नहीं था, उस राजपाल यादव आपके सामने है। तो संघर्ष, एक्सपेक्टेशन, आप ये सोचिए कि मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, उससे ज्यादा ये सोचिए मुझे क्या क्या मिला है, तो बहुत सारी चीजों का समाधान मिल जाता है। जो चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे सिनेमा हो, जो परफॉर्म अच्छा करेगा वो आदमी राज करेगा, जो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा वो घर में बैठेगा। सही बात। सुशांत वाला जो मामला है, इसमें क्या अंदर हुआ, क्योंकि इसकी मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं, तो मैं ग्रुप में कभी रहा ही नहीं। मैंने तो जहां काम मिला, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वहीं हमने काम किया और वहीं हमें तालियां मिली। मुझे जो भाई भतीजा बात में है, मुझे उनकी भी ढंग से नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज है कि फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज है। फिल्म इंडस्ट्री में एक नहीं 1000 परिवार अलग अलग काम करते हैं, और जो क्रिएटिव स्ट्रेंथ के लोग हैं, मैं हर उस क्रिएटिव आदमी को नमन करता हूं, चाहे वो पुराना हो और चाहे वो नया हो, सबको सबके टैलेंट का हक मिलना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अगर आप अपने पड़ोसी की रेखा छोटी करोगे तो आपकी रेखा छोटी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की रेखा छोटी ना करके अपनी रेखा सबको, अपनी रेखा सबको बड़ी करनी चाहिए, और इसके लिए सबको अपने दिल बड़े करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरा संसार ही एक परिवार है, तो उसमें भाई भी आते हैं, भतीजे भी आते हैं, सब आ जाते हैं, और सारे वाद आ जाते हैं, सारे संवाद आ जाते हैं। एक बार दिल से सोचिए तो कि वसुधैव कुटुंबकम, या तो इस लाइन को अपने हिस्ट्री से मिटा दीजिए, वोकैबुलरी से निकाल दीजिए, और या फिर वसुधैव कुटुंबकम। तो कलाकारों का पूरे संसार में सच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसके किचन में आप चले गए, वो आपने 2 लाइनें बोली और आपके पिताजी हंस दिए आपकी लाइन सुन के, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, और आपने डायलॉग बोलने में अपना ब्लड की मेहनत की, तो एक तरफ ब्लड जलाया, एक तरफ ब्लड बढ़ाया, तो दोनों का खून का रिश्ता हो गया। तो डॉक्टर, एक्टर, क्रिकेटर, ये जो खेलते हैं, ये अपने पैशन के लिए खेलते हैं, कभी दूसरे की सीमाएं, रेखाएं कम करने के लिए नहीं खेलते हैं। और मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको जो ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है उसको उस जगह को मिलना चाहिए, उसकी रेखा कम नहीं करनी चाहिए। बस। लखनऊ वालों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में 2 साल आप रहे हैं। लखनऊ हमारा हृदय है, लखनऊ की अपनी एक खुसूसियत है, लखनऊ की अपनी एक संस्कृति है साहब, लखनऊ का अपना एक सिस्टम है। यार, हमने लखनऊ को पिछले 30 साल में मतलब शहीद पथ से लेके और वो आपके गोमती नगर के पूरे जंगल को शहर में बदलते हुए देखा है। हमने लखनऊ गोमती नगर से रायोमानाथ वली, गोमती नगर से रविंद्रालय, गोमती नगर से गन्ना शोध संस्थान, हमने हर जगह पैदल 1-1 इंच जो है लखनऊ को नापा है। और लखनऊ के कण कण को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि लखनऊ ने मुझे शाम से शाम कहना सिखाया। मैं लखनऊ को अपना पहला बेस मानता हूँ। आज राजपाल जो भी शेष है उसकी जड़ में कहीं न कहीं लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण बेस है। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोरोना में सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बस स्वस्थ रहिए, और ये मुसीबत से भी हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि वो बोलते हैं कि एक लाइन ऐसी बोल दो कि जिसमें कोई हंसता हुआ आदमी चुप हो जाए और कोई चुप आदमी उसकी होठों पे मुस्कान आ जाए, तो कोई भी वक्त रुकता नहीं है। ये जो वक्त अभी चल रहा है ये भी बदल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, मेरे जितने अनुज हैं, सब लोग वृक्ष मत बनिए, लेकिन बीज जरूर बनिए।
बीज में कचड़े में पड़ोगे वहां से भी आम बन के खड़े हो जाओगे, गोबर में पड़ोगे वहां पे भी, लेकिन बीज की मेंटालिटी को कतई अंदर बसा लीजिए और पूरे देश दुनिया में बीज बन के घूमिए। जहां भी आपको गड़ाया जाएगा वहीं से आप उग जाओगे और वहीं से आप जो है अपनी रास्ता, अपनी दिशा तय कर लोगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, और थैंक यू श्रेया जी।